जब लालच इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है तो रिश्ते भी पराये लगने लगते हैं और इंसानियत एक बोझ जैसी। आगरा में हुई एक खौफनाक वारदात ने पूरे शहर को दहला दिया। सोने चांदी के लालच में डूबे दरिंदों ने एक दंपत्ति को न सिर्फ बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया बल्कि इस दोहरे कत्ल को अंजाम देने के बाद ऐसे निशान भी मिटा दिए कि रूह कांप उठे। मगर जब सच सामने आया तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि हत्यारे कोई और नहीं बल्कि जानने वाले ही निकले। तो क्या था पूरा मामला, कौन थे वो चेहरे जिनके दिल पत्थर से भी सख्त निकले, और आखिर क्यों दिया गया इस वारदात को अंजाम? चलिए जानते हैं इस सनसनीखेज कहानी की पूरी हकीकत इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नौकरानी सोमवती रोज की तरह मंगलवार की सुबह भी सर्राफा कारोबारी मुकेश गुप्ता के घर काम पर पहुंची। हमेशा की तरह उसने दरवाजे पर लगी कॉल बेल दबाई। कई बार घंटी बजाने के बावजूद जब अंदर से कोई हलचल सुनाई नहीं दी तो उसके मन में हल्की सी चिंता हुई। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। झिझकते हुए वह अंदर दाखिल हुई। रोज की तरह उसने नीचे के कमरों की सफाई से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन देखा कि सभी कमरे बंद हैं। चाबी लेने के लिए वह जैसे ही मालकिन को आवाज देने लगी, उसकी नजर अचानक ऊपर चली गई और जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। मकान मालिक मुकेश गुप्ता लोहे के जाल पर औंधे मुंह पड़े थे। यह मंजर देख वह बुरी तरह घबरा गई। वह दौड़कर ऊपर गई और मालकिन लता गुप्ता को आवाज लगाई, लेकिन उनकी भी कोई आवाज नहीं आई। सोमवती ने हिम्मत जुटाकर जैसे ही मालकिन के कमरे में कदम रखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लता गुप्ता फर्श पर बेसुध पड़ी थीं, उनके सिर से खून बह रहा था। यह खौफनाक मंजर देखकर सोमवती चीख पड़ी और बुरी तरह कांपती हुई दौड़ती हुई बाहर निकल गई। हांफते हुए उसने पड़ोसियों और मुकेश गुप्ता के भाई को सूचना दिया। यह 28 जनवरी 2020 की सुबह करीब 6 बजे की घटना थी। सोमवती की चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोग फौरन जीना चढ़कर ऊपर की ओर भागे, लेकिन जो दृश्य उन्होंने देखा वह उनकी कल्पना से परे था। पहली मंजिल पर लोहे के जाल पर 62 वर्षीय मुकेश गुप्ता औंधे पड़े थे और ठीक पास वाले कमरे में उनकी 60 वर्षीय पत्नी लता खून से सनी जमीन पर पड़ी थीं। मुकेश के पैर में टेप चिपकाकर बिजली का तार बांधा गया था, जिसका दूसरा सिरा बिजली के बोर्ड से जुड़ा हुआ था। लोगों ने तुरंत बिजली के बोर्ड से तार को अलग किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पति पत्नी दोनों की सांसें थम चुकी थीं। आसपास के माहौल में सन्नाटा और सिहरन फैल गई। इसी दौरान किसी ने यह भयावह सूचना मुकेश गुप्ता की सबसे बड़ी बेटी, आगरा में रहने वाली डॉक्टर प्रियंका को दी और साथ ही शमशाबाद थाने में भी खबर पहुंचा दी गई। डबल मर्डर की सूचना मिलते ही शमशाबाद थानाध्यक्ष अरविंद निर्वाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। हत्या और लूट की इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। मुकेश गुप्ता पिछले 20 वर्षों से सर्राफा कमेटी के अध्यक्ष थे। उनका इस तरह जाना न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे व्यापार जगत के लिए बड़ा झटका था। हत्या की खबर फैलते ही व्यापार मंडल के पदाधिकारी, स्थानीय व्यापारी और मुकेश के परिजन भी मौके पर जुटने लगे। एक साथ दो दो लाशें देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसओ ने फौरन उच्चाधिकारियों को घटना की जानकारी दे दिया। आनन फानन में आगरा के एसएसपी बबलू कुमार, एसपी प्रमोद कुमार और फतेहाबाद के सीओ प्रभात कुमार भी मौके पर पहुंच गए। हालात की नज़ाकत को देखते हुए एसएसपी ने फॉरेंसिक टीम को बुलाने के साथ साथ आसपास के थानों की फोर्स भी तैनात कर दिया। इधर जैसे ही डॉक्टर प्रियंका को माता पिता की हत्या की जानकारी मिली, वह बदहवास हालत में शमशाबाद पहुंची। रोते बिलखते हुए उन्होंने माँ पिता के मृत शरीर देखे तो उनकी चीख निकल गई। कुछ ही देर में एडीजी अजय आनंद और आईजी सतीश गणेश भी मौके पर पहुंचे। उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, हर कोने को खंगाला और स्थानीय पुलिस से वारदात से जुड़ी पूरी जानकारी लिया। जांच के दौरान यह साफ हुआ कि मुकेश और लता के सिर से काफी मात्रा में खून बह चुका था। उनके गलों पर भी गहरे निशान मौजूद थे, जो किसी जबरदस्त संघर्ष की गवाही दे रहे थे। जो दृश्य सामने था वह यही बता रहा था कि इस दंपति की हत्या बेहद बेरहमी से की गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हत्यारों ने पहले बेरहमी से पीटा, फिर दोनों को करंट भी दिया गया था।
फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचते ही बारीकी से जांच शुरू कर दिया। घर के कई हिस्सों से फिंगरप्रिंट जुटाए गए ताकि किसी सुराग तक पहुंचा जा सके। लेकिन इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले बदमाश इतने शातिर निकले कि जाते जाते घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी अपने साथ ले गए। यह साफ था कि अपराधी कोई आम लुटेरे नहीं थे। उन्हें घर के हर कोने, हर दिनचर्या की पूरी जानकारी थी। पुलिस को भी शक हुआ कि वारदात में किसी बेहद करीबी का हाथ हो सकता है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि डबल मर्डर जैसी घटना के बारे में आसपास के किसी भी शख्स को भनक तक नहीं लगी। न कोई चीख सुनाई दी, न कोई हलचल। मुकेश गुप्ता के परिजनों ने बताया कि वह रोज शाम 6 बजे और रात 8 बजे चाय पीते थे। उस रोज भी शाम का दूध टेट्रा पैक में डालकर डाइनिंग टेबल पर रखा था, जो ज्यों का त्यों मिला। यह साफ इशारा कर रहा था कि यह खौफनाक वारदात 27 जनवरी की रात 8 बजे की चाय से पहले ही हो चुकी थी। जिस कमरे में लता गुप्ता का शव पड़ा था, वहां अफरा तफरी का साफ असर दिख रहा था। 5 अलमारियां खुली हुई थीं, जैसे किसी ने जल्दबाजी में उन्हें खंगाला हो, जबकि 3 अलमारियों को छुआ तक नहीं गया था। यह देखकर पुलिस और परिजन दोनों हैरान रह गए। बाद में जब डॉक्टर प्रियंका ने खुद घर की अलमारियों को खोलकर देखा, तो 2 अलमारियों से न सिर्फ भारी मात्रा में सोने के आभूषण गायब थे, बल्कि एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी नदारद थी। उनके अनुसार लूटे गए सामान की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर प्रियंका की ओर से पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 394 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जब बंद पड़ी 3 अलमारियों को खोला गया, तो उनमें रखे 10 लाख रुपए नकद और करीब 2 किलोग्राम सोना चांदी ज्यों के त्यों सुरक्षित मिले। इस तथ्य ने यह संकेत दिया कि हत्यारे जानबूझकर उन्हीं अलमारियों तक पहुंचे जहां सबसे ज्यादा कीमती सामान रखा था, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि क्या कहाँ रखा है। यह खुलासा पुलिस के उस संदेह को और मजबूत करता है कि यह वारदात किसी बहुत करीबी या जानकार व्यक्ति ने अंजाम दी है। मौके की कार्रवाई पूरी होते ही पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए आगरा भेज दिया। जांच में सामने आया कि मुकेश गुप्ता केवल सर्राफा व्यापारी ही नहीं थे, बल्कि उनके पास साहूकारी यानी ब्याज पर पैसे देने का लाइसेंस भी था। उनका व्यापारिक साम्राज्य शमशाबाद में पुराना और प्रतिष्ठित था। घर से महज 100 मीटर की दूरी पर सर्राफा बाजार में ओम प्रकाश मुकेश कुमार ज्वेलर्स नाम से उनकी लगभग 90 साल पुरानी दुकान थी, जो इलाके में भरोसे और प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती थी। इस दोहरे हत्याकांड ने न सिर्फ परिवार को बल्कि पूरे व्यापारिक समुदाय को हिलाकर रख दिया। आक्रोशित व्यापारियों और गुप्ता परिवार ने एक सुर में ऐलान किया, जब तक हत्यारों का पर्दाफाश नहीं होता, तब तक दोनों शवों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। गुस्साए व्यापारियों ने शमशाबाद का पूरा बाजार बंद कर विरोध दर्ज कराया। माहौल में गुस्सा, डर और बेचैनी तैर रही थी। स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए एसएसपी बबलू कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को आश्वासन दिया, 72 घंटे के भीतर डबल मर्डर और लूट की गुत्थी सुलझा ली जाएगी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने खोजी कुत्ते की मदद लिया। कुत्ता सूंघते सूंघते कस्बे के भीतर स्थित कुम्हारों की गली से निकलकर दाऊजी के मंदिर तक पहुंचा, लेकिन वहां आकर अचानक ठिठक गया। उसकी यह हरकत पूरे माहौल को और रहस्यमयी बना गई। लोगों के बीच कई तरह की चर्चाएं और कयास शुरू हो गए। क्या हत्यारे यहीं कहीं से होकर गुजरे थे, या फिर वे इसी इलाके के थे? ओम प्रकाश सर्राफ के 4 बेटों में मुकेश गुप्ता तीसरे नंबर पर थे, लेकिन व्यापार में सबसे अधिक प्रतिष्ठा और पहचान उन्हें ही मिली थी। सबसे बड़े भाई डॉक्टर अवधेश गुप्ता शमशाबाद में ही प्रैक्टिस करते हैं। दूसरे नंबर के भाई डॉक्टर अखिलेश गुप्ता का कुछ वर्ष पूर्व निधन हो चुका था, जबकि सबसे छोटे भाई सर्वेश गुप्ता अभी भी कस्बे में सक्रिय हैं। घटना की गंभीरता और जनाक्रोश को देखते हुए एसएसपी बबलू कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 अलग अलग पुलिस टीमों का गठन कर दिया। हर टीम को एक विशेष एंगल से जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई अहम खुलासे किए। दंपति की मौत गला घोटने और करंट लगाए जाने से हुई थी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि हमलावरों ने दोनों पर सूजे या किसी तेजधार नुकीली चीज से वार किए थे, जिससे उनके शरीर पर गहरे घाव मिले। हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने सिलसिलेवार जांच की शुरुआत किया। मृतकों के परिजनों से बातचीत में एक अहम नाम सामने आया, वीरेंद्र। यह वही युवक था जो कुछ समय तक घर के कामकाज में मदद करता था, लेकिन बाद में मुकेश गुप्ता ने उसे हटा दिया था। पुलिस की शक की सुई सबसे पहले वीरेंद्र पर ही टिक गई। इसके अलावा दुकान पर काम करने वाले अन्य नौकरों की गतिविधियों पर भी पुलिस ने बारीकी से नजर रखना शुरू कर दिया।
सिर्फ यही नहीं, घर में बिजली और पानी की लाइन की मरम्मत के लिए आने जाने वाले प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और अन्य मजदूरों की भी गहराई से जांच की गई। जांच में जुटी पुलिस टीम ने वारदात से ठीक पहले की घटनाओं की कड़ी जोड़नी शुरू किया। पता चला कि 27 जनवरी 2020 को मुकेश गुप्ता ने अपनी दुकान शाम करीब 5:30 बजे बंद की थी और सीधे घर लौट आए थे। इसके बाद शाम 7 बजे वह पैदल घर से बाहर निकले और बाजार में अपने छोटे भाई सर्वेश गुप्ता से मिले। बातचीत के बाद उन्होंने 7:30 बजे दाऊजी मंदिर में दर्शन किए। फिर थाने के सामने एक मेडिकल स्टोर से दवा खरीदी और वापस घर लौट आए। आखिरी पुष्टि उस वक्त हुई जब 8:30 बजे दूध वाला घर पर दूध देने आया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। दूध देने वालों की बातों ने पुलिस की जांच को और उलझा दिया। शमशाबाद निवासी सोनू और उसका भाई मोनू हर शाम की तरह करीब 8:30 बजे दूध देने के लिए मुकेश गुप्ता के घर पहुंचे थे। जैसे हर दिन होता था, लता गुप्ता रस्सी में बांधकर दूध का डिब्बा नीचे लटका देती थीं और दोनों भाई उसे लेकर चले जाते थे। लेकिन उस दिन जब दोनों ने नीचे से आवाज दी तो लता ने डिब्बा नहीं लटकाया। यह असामान्य था, क्योंकि हर शाम यही प्रक्रिया होती थी। इस पर सोनू और मोनू जीने से चढ़कर ऊपर गए और फिर से आवाज दिया। जब वे ऊपर पहुंचे तो देखा कि टीवी की आवाज तेजी से आ रही थी, लेकिन लता का कोई जवाब नहीं था। डाइनिंग टेबल पर दूध का डिब्बा रखा हुआ था, जिसमें दूध भरा गया था, लेकिन डिब्बा लटकाने की आदत के विपरीत उस दिन यह हरकत नहीं की गई थी। इससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि उस वक्त वारदात हो चुकी थी, शायद कुछ ही मिनट पहले। यह जानकारी घटना के टाइमलाइन को और भी सटीक बनाने में मदद कर रही थी। इसके बाद एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। मुकेश के एक परिचित ने रात 9:08 पर उन्हें फोन किया। घंटी जाती रही, लेकिन मुकेश गुप्ता ने फोन नहीं उठाया। पुलिस ने दोनों दूधिया भाइयों से भी गहन पूछताछ किया। सोनू और मोनू ने एक स्वर में बताया कि जब वे घर पहुंचे तो घर में कोई दिखाई नहीं दिया। टीवी की तेज आवाज को सुनकर उन्होंने यही समझा कि शायद मुकेश और लता किसी कमरे में टीवी देख रहे होंगे। लेकिन इस वक्त पुलिस के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर दोनों पति पत्नी की हत्या गला घोटकर और नुकीली चीज से प्रहार करके की गई थी, तो फिर करंट क्यों लगाया गया था? क्या हत्यारे उनसे किसी निजी घृणा के कारण इतना क्रूर हो गए थे, या फिर उनका उद्देश्य कुछ और था? पुलिस को एक और बड़ा सवाल परेशान कर रहा था। बदमाशों ने घर में लाखों रुपए के आभूषण और नकदी क्यों छोड़ दिया? अगर उनका मकसद सिर्फ लूट था, तो इतना बड़ा माल छोड़ने का क्या कारण था? एक और विचित्र चीज सामने आई। बदमाश रिवॉल्वर तो लूट ले गए, लेकिन घर में रखी डबल बैरल बंदूक को क्यों छोड़ गए? क्या यह लूट के दौरान किसी घबराहट या घड़ी की असमंजसता का संकेत था? इसके अलावा पुलिस को यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि जब बदमाशों के हाथ में इतना बड़ा माल था, तो फिर उन्होंने दुकान का थैला क्यों ले लिया, जिसमें दुकान की चाबियां और अन्य महत्वपूर्ण कागजात थे। पुलिस को इस हत्याकांड में किसी नजदीकी व्यक्ति का हाथ होने का गंभीर शक था। उन्होंने यह जांचना शुरू किया कि पति पत्नी की मौत से किसे सबसे अधिक लाभ हो सकता है। मुकेश गुप्ता के पास साहूकारी का लाइसेंस था और उनकी साख भी सर्राफा कारोबार में काफी अच्छी थी। वह किसान, आम आदमी और छोटे कारोबारी से ब्याज पर पैसे लेते थे। लोग उनके पास गहने और खेत गिरवी रखकर कर्ज लेते थे। मुकेश के कारोबार से जुड़े विभिन्न पहलुओं को देखते हुए पुलिस को लगा कि उनकी साहूकारी का कारोबार और उसके आर्थिक लाभ भी इस हत्या से जुड़े हो सकते हैं। मुकेश और लता की 3 बेटियां थीं और उनमें से किसी एक का परिवार के बीच उठते सवालों से जुड़ा हुआ हो सकता था। बड़ी बेटी डॉक्टर प्रियंका, जो सेना में मेजर श्याम कुमार से शादी करके आगरा में डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस करती थी, सप्ताह में 1 या 2 दिन शमशाबाद आती जाती थी। मझली बेटी गीतिका की शादी हैदराबाद में हुई थी और छोटी बेटी दीपिका की शादी गुजरात में थी। हाल ही में मुकेश और उनकी पत्नी लता हैदराबाद गए थे, जहां उन्होंने गीतिका से मुलाकात की थी। इस यात्रा के बाद वह 5 जनवरी को ही वापस शमशाबाद लौटे थे। फोरेंसिक टीम ने 1 दर्जन से अधिक चीजों से फिंगरप्रिंट के नमूने संकलित किए थे और घटनास्थल से वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्यों को भी एकत्रित किया। कस्बे में मौजूद सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए और क्राइम सीन का पूरी तरह से रिव्यू किया गया। हालांकि 4 दिन बीत चुके थे और पुलिस को घटना का खुलासा करने के लिए जो समय सीमा दी गई थी, वह भी समाप्त हो रही थी। यह दोहरा हत्याकांड शमशाबाद के पुलिस महकमे के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। मृतकों के सगे संबंधी और सर्राफा व्यवसायी काफी आक्रोशित थे और इससे धरने और प्रदर्शन का खतरा मंडरा रहा था। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में भी यह मामला सुर्खियों में था।
जिससे पुलिस पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। पुलिस के लिए यह केस अब एक चुनौती बन चुका था, लेकिन एसएसपी बबलू कुमार और उनकी टीम ने पूरी गोपनीयता के साथ काम करना जारी रखा। जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही थी और हर एक सुराग को ध्यान से देखा जा रहा था। एसएसपी ने सर्विलांस, एसओजी, क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग और 7 थानों के प्रभारियों के साथ एक टीम बनाई थी, जिसमें 50 पुलिसकर्मी शामिल थे। इस टीम ने मिलकर हत्याकांड के हर पहलू को खंगालना शुरू किया और पुलिस की सारी ताकत अब इस मामले के खुलासे पर केंद्रित थी। एसएसपी बबलू कुमार ने व्हाट्सएप पर डबल मर्डर ऑपरेशन नाम से एक ग्रुप बनाया, जिसमें पूरी टीम को जोड़ा गया था। इस ग्रुप पर हर अपडेट ली और दी जा रही थी और अधिकारियों द्वारा भी इस पर निर्देश दिए जा रहे थे। एसपी पूर्वी शमशाबाद प्रमोद कुमार थाने में कैंप करके रहे, जबकि एडीजी अजय आनंद और आईजीए सतीश गणेश भी इस मामले पर नजर बनाए हुए थे। पुलिस ने सबसे पहले कारोबारी मुकेश गुप्ता के मोबाइल को खंगाला। इस जांच में एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। घटना से एक दिन पहले कपिल गुप्ता ने मुकेश गुप्ता को फोन किया था। यह बात चौंकाने वाली थी, क्योंकि इससे पहले मुकेश और कपिल के बीच कभी बात नहीं हुई थी। कपिल गुप्ता की तलाश शुरू की गई और पुलिस जब उसके घर पहुंची तो पता चला कि वह घटना के बाद से कस्बे से बाहर है। इस बात से पुलिस को एक अहम सुराग मिला और अब जांच की दिशा आगे बढ़ने लगी। शुक्रवार देर रात क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम ने कपिल गुप्ता और उसके साथी ओम बाबू राठौर, जो इरादत नगर शमशाबाद का निवासी था, को फतेहपुर सीकरी से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में दोनों ने अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर लूटे गए 11 किलोग्राम सोने के आभूषण, 24 किलो 700 ग्राम चांदी और 13.5 लाख रुपए की नकदी बरामद किया। इन आभूषणों की कीमत करीब 4 करोड़ 60 लाख रुपए थी। 1 फरवरी को एडीजी अजय आनंद ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया मिले संकेतों के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच मुकेश के परिचितों की ओर मोड़ दी थी। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि कस्बे के परचून दुकानदार कपिल गुप्ता और उसके दोस्त ओम बाबू राठौर इस वारदात के बाद से गायब हैं। दोनों का घर मुकेश गुप्ता के घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर था। यह दोनों काफी समय से एक दूसरे के परिचित थे। कपिल के बाबा वेद प्रकाश मुकेश गुप्ता की दुकान पर मुनीम थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि दोनों आरोपियों का मूवमेंट फतेहपुर सीकरी, राजस्थान के हिंडौन सिटी, कैला देवी करौली और फिर जयपुर और कोटा में भी था। उनकी यात्राओं से यह साफ था कि वे लगातार भागने की कोशिश कर रहे थे और इन्होंने अपने ट्रैक को छिपाने के लिए दूर दूर तक यात्रा की थी। जब वे शमशाबाद वापस लौट रहे थे तो पुलिस ने फतेहपुर सीकरी में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कपिल गुप्ता और ओम बाबू राठौर से पूछताछ की और जो कहानी सामने आई वह चौंकाने वाली थी, जो इस प्रकार थी। पुलिस को पता चला कि कपिल गुप्ता पर करीब 10 लाख रुपए का तथा उसके दोस्त ओम बाबू राठौर पर करीब 8 लाख का कर्ज था। कपिल की इरादत नगर में परचून की दुकान थी, जहां वह रोजाना ग्राहकों से सौदा करता था, लेकिन 2 बार चोरी हो चुकी थी। दोनों कर्ज से परेशान थे और ऐसा लग रहा था जैसे अब कोई रास्ता ना बचा हो। उनकी हालत यह थी कि वे काफी दिनों से एक बड़ी वारदात करने की योजना बना रहे थे, जिससे उन्हें इतना पैसा मिल सके कि उनका सारा कर्ज चुकता हो जाए। यही वह मौका था जब कपिल ने ओम बाबू को एक खतरनाक विचार दिया। उसने बताया कि सर्राफ मुकेश गुप्ता के घर पर केवल मुकेश और उनकी पत्नी रहते हैं। कपिल ने यह भी बताया कि वहां बहुत सारे सोना चांदी और नकदी रखे जा सकते हैं, जिन्हें आसानी से चुराया जा सकता है। कपिल का यह भी कहना था कि उसके बाबा पहले मुकेश के घर पर मुनीम रह चुके थे और इस रिश्ते की वजह से कपिल की मुकेश से अच्छी जान पहचान थी। इन सब बातों पर विचार करने के बाद दोनों ने कपिल की दुकान में बैठकर एक ठोस और खतरनाक योजना बनाई, जो शायद उनके कर्ज को चुकता करने का एकमात्र रास्ता था। योजना के अनुसार 22 जनवरी 2020 को दोपहर 1:30 बजे कपिल ने मुकेश की दुकान से सोने की एक अंगूठी खरीदी, जिसकी कीमत करीब 10,000 रुपए थी और पैसे बाद में देने का वादा किया। इस बीच कपिल और ओम बाबू ने 26 जनवरी को मुकेश के घर जाकर पैसे देने के बहाने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन लता ने दरवाजा नहीं खोला। अगले दिन 27 जनवरी को शाम 7 बजे कपिल ने मुकेश को फोन किया और कहा कि वह अंगूठी के पैसे देने उनके घर आ रहा है। इस पर मुकेश ने पत्नी लता को फोन कर दिया। अब दोनों ने योजना के तहत अपना अगला कदम उठाया। उन्होंने सूजा, रस्सी, करंट लगाने के लिए तार और टेप लेकर साथ में जाने का निर्णय लिया। जैसे ही लता ने दरवाजा खोला,
कपिल ने अचानक लता के गले में रस्सी डाल दी और उसका गला घोटने लगा, जबकि ओम बाबू ने सूजे से उसके गले में घाव कर दिया। इस तरह लता की चीख भी नहीं निकल पाई। दोनों ने लता को खींचते हुए कमरे में ले जाकर उसे बेहोश कर दिया। फिर कपिल ने बेड पर रखी अलमारी की चाबी उठाई, अलमारी खोलकर उसमें रखा सोना, चांदी और नकदी बैग में भर लिया। खूंटी पर टंगी रिवॉल्वर भी उठाकर साथ ले ली। अब दोनों इंतजार करने लगे कि मुकेश का आगमन होगा। 15 मिनट बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई। कपिल ने दरवाजा खोला और जैसे ही मुकेश अंदर आया, कपिल ने उसका गला घोंटने के लिए फंदा डाला। साथ ही ओम बाबू ने सूजे से मुकेश के सिर पर भी हमला किया। इसके बाद ओम बाबू ने मुकेश के गले को बेल्ट से कसकर उनकी हत्या की पुष्टि किया। दोनों शातिरों ने घटना का कोई भी सुराग न छोड़ने की योजना बनाई थी, इसलिए उन्होंने मुकेश और लता दोनों को मौत के घाट उतार दिया। फिर उन्होंने मुकेश को खींचते हुए किचन के पास लोहे के जाल पर डाल दिया। मौत की पुष्टि करने के लिए दोनों ने करंट भी लगाया ताकि कोई जीवित ना बचे। इस दौरान उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए टीवी की आवाज तेज कर दी थी ताकि किसी भी तरह की चीख चिल्लाहट या संघर्ष की आवाज बाहर ना सुनाई दे। फिर ओम बाबू ने सीसीटीवी की डीवीआर निकाल ली ताकि उनके अपराध का कोई वीडियो सबूत ना मिल सके। रात 8 बजे तक दोनों ने अपना काम खत्म किया, 3 बैगों में सारा सामान भर लिया और घर से बाहर निकल गए। अब दोनों शातिरों ने अगले 4 दिनों तक ऐश करना शुरू कर दिया। वे फतेहपुर सीकरी के एक होटल में ठहरे और वहां आराम से समय बिताया। बाद में वे राजस्थान के करौली और जयपुर पहुंचे। जयपुर के एक होटल में दोनों ने 2500 रुपये प्रतिदिन किराए का कमरा लिया। वहां दोनों रोज बियर पीते और बॉडी मसाज कराते। कपिल ने अपनी पत्नी के खाते में 50,000 रुपये भी जमा कराए, जिससे यह साबित हुआ कि उसने कुछ समय तक ऐश की थी। पकड़े जाने तक दोनों ने कुल 35,000 रुपये खर्च कर दिए थे। ओम बाबू राठौर पहले से ही एक अपराधी किस्म का व्यक्ति था। ग्वालियर में एक राहगीर के गले में सूजा मारकर उसने 28 लाख की लूट की कोशिश की थी और चेन लूट चुका था। उसका आपराधिक इतिहास लंबा था और वह इस काम में माहिर था। उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था और फिर सन 2007 में रेखा से दूसरी शादी कर ली थी। ओम बाबू कपिल के घर के पास ही रहता था और किराए पर ऑटो चलाता था। सर्राफ दंपति की हत्या और लूटपाट के बाद इन दोनों शातिर अपराधियों ने कैला देवी के दर्शन करने का भी निर्णय लिया, शायद अपनी आपराधिक गतिविधियों को छुपाने के लिए और शांति का अनुभव करने के लिए। इस जघन्य अपराध का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम में कई प्रमुख अधिकारी शामिल थे। इनकी कड़ी मेहनत और समर्पण से ही इस घिनौने अपराध का खुलासा हुआ और अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिली। इस टीम ने काफी मेहनत के बाद डबल मर्डर और लूट के दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया और उन्हें जेल भेज दिया। 6 फरवरी को पुलिस ने दोनों आरोपियों को फिर से रिमांड पर लिया और उनकी निशानदेही पर सीकरी कस्बे के रेलवे कॉलोनी के खंडहर में स्थित मलबे से कारोबारी मुकेश की इंग्लिश रिवॉल्वर और 24 कारतूस बरामद किए गए। इसके अलावा 4 पर्स भी बरामद किए गए जिनमें गहने रखे गए थे। आरोपियों ने बताया कि डीवीआर को उन्होंने करौली जाते समय काली सिल नदी में फेंक दिया था, जिससे उन पर लगे अपराध के सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। इस मामले का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को एडीजी अजय आनंद ने 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की, जो उनकी कड़ी और सफलता का सम्मान था। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, एक निर्दोष को मार दिया, परिवार वाले मिले हुए थे। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, दोस्त के नाम पर छुपा दरिंदा दुश्मन, रियली वेरी सैड स्टोरी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, राजविंदर शुड हैव टोल्ड हर डॉटर अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग। कैसे भी अपने डॉटर को इस लेडी शगुनप्रीत के बारे में बताना चाहिए था, तो उसकी जान बच जाती। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, फर्स्ट लाइक एंड कमेंट, बहुत ही दुखद एवं निर्माण हत्या। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, हृदय विदारक कहानी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुषमा शाह जी ने कमेंट किया है, एकदम खतरनाक कहानी है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, सैड स्टोरी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलुरी जी ने कमेंट किया है,
कोई भी अपराधी कितना भी कोशिश कर ले, अपराध को छुपाने की आखिर पकड़ा ही जाता है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। विवेक जी ने कमेंट किया है, जैसी करनी वैसी भरनी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। यास्मीन जी ने कमेंट किया है, कितना जालिम इंसान है, अपने आने वाले बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। क्या हो गया है हवस के पुजारियों को। यास्मीन फ्रॉम यूएसए। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। डेविड सर ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेघा सिंह जी ने कमेंट किया है, दीपा सिंह जौनपुर से, आपकी सारी कहानियां सुनती हूँ। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। लोकेन राय जी ने कमेंट किया है, सो सैड कहानी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सरिता राय जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। गणपत सिंह भाटी जी ने कमेंट किया है, ऐसी बहन किस काम की जो अपनी आग बुझाने के लिए अपनी ही बहन को मौत के घाट उतार दिया। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। बबीता सक्सेना जी ने कमेंट किया है, प्यार झुकता नहीं वाली स्टोरी लग रही है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शब्बीर काबू जी ने कमेंट किया है, वेरी डेंजरस। विवेक कुमार सर कैसे हो आप, आज 1-2 दिन बाद कमेंट किया, थोड़ा बिजी था मैं, मगर क्राइम की कहानी सब सुनी। सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मनोज प्रभाकर जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अनुज कुमार जी ने कमेंट किया है, बहुत कठोर कहानी है, इसमें पत्नी को फांसी होनी चाहिए और प्रेमी को भी यही सजा सुनाई जाए। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कंचन पटेल जी ने कमेंट किया है, वेरी सैड स्टोरी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। खुशी खान जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। हसन मिर्जा जी ने कमेंट किया है, देयर इज नो सच थिंग एज लव वंस वुमेन बिकम अनफेथफुल शी नेवर बिकम्स फेथफुल। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सोनल करेलिया जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्याम बहादुर गुप्ता जी ने कमेंट किया है, दोस्ती में पहले दोस्त ने दगा किया तो दूसरे ने लालच में पूरे परिवार की हत्या कर दिया, बहुत दुखद घटना। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राहुल जयकर जी ने कमेंट किया है, फर्स्ट लाइक कमेंट विवेक जी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आदर्श श्रेष्ठ जी ने कमेंट किया है, नाइस, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। तहर भाई जी ने पाकिस्तान से कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे गणेश सौद जी, रूपा बिसोई जी, हर्षताज जी, कविता सबकोटा जी, दीपा सिंह जी, रिद्धि ठक्कर जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।